बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 का क्रोमोसोम एज कैरियर ऑफ जीन्स। आपको पता है कि भाई क्रोमोजीन्स कहाँ पर होते हैं। जीन के बारे में आपको पहले से पता होगा। जीन होते हैं कहाँ पर? क्रोमोसोम के ऊपर, सही है ना। हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं, मैं पहले टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ, इसके ऊपर जगह जगह पर लोकस पर इंफॉर्मेशन होती है और वो पैकेट्स के फॉर्म में होती है। उस पैकेट्स को हम कहते हैं जीन। क्या कहते हैं उसको? हम जीन कहते हैं, सही है ना। तो हमारे पास मेंडल्स ने एक लॉ दिया था और मेंडल्स ने एक लॉ दिया था। चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल तो ये हमारे पास कहाँ पर होते हैं? यहाँ पर होते हैं जिसके अंदर अलग अलग किस्म की इंफॉर्मेशन होती है, सही है। तो जब 20वीं सेंचुरी हमारे पास शुरू होने वाली थी तो ये भाई कहा गया था कि जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं, और ये बात बिल्कुल सही हमें पता है, सही है ना। तो क्रोमोसोम्स कैन बी सेपरेटली आइडेंटिफाई विजुअली। क्रोमोसोम को हम अलग अलग किस्म के जरिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं देखकर, क्योंकि हमने टाइप्स पढ़ी थी क्रोमोसोम के। कुछ इस टाइप के होते हैं, कुछ जो है ना वो थोड़ा सा इस तरफ थोड़ा सा यानी इस साइड के होते हैं, कुछ इस तरह से होते हैं, और कुछ जो है ना थोड़ा से इससे भी थोड़ा सा इस टाइप के होते हैं। वो बेसिकली मेटासेंट्रिक वगैरह की बात कर रहा हूँ, सही है। तो इसको हमारे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जो आपके पास जीन्स होते हैं ना, उनको आप इतना आराम से नहीं देख सकते। अगर आपके पास माइक्रोस्कोप भी होगा तो भी आप जो है ना उसको इतने आराम से नहीं देख सकते। और ये बात बिल्कुल सही है, जाहिर सी बात है। एक तो सेल है, हमें सेल नजर नहीं आता। आप अंदाजा लगा ले, आपकी चीज नजर नहीं आई, वो है सेल। फिर आप सेल के अंदर जा रहे हो, एक और चीज है जिसको कहते हैं न्यूक्लियस। फिर आप न्यूक्लियस के अंदर जा रहे हो जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। फिर आप क्रोमोसोम के ऊपर अगर जाके जीन्स को सर्च करोगे तो कहाँ से नजर आएंगे? तो ये इतने आराम से हमें नजर नहीं आता। लेकिन हमें ये पता है कि जीन जो होते हैं वो होते कहाँ पर है? सेल के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं उनके अंदर ये चीजें मौजूद होती है। अच्छा देखिए, यहाँ पर 2 पॉइंट्स है। फर्स्ट, इट इज ऑब्जर्व दैट द क्रोमोसोम एंड जीन्स बिहेव सो इन इनहेरिटेंस। और हमें ये पता है कि भाई क्रोमोसोम और जीन ये दोनों बिहेव करते हैं इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से, मतलब फॉर एग्जांपल पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में लेके जाने के लिए, फिर F1 से F2 में लेके जाने के लिए। और ये हमें पता है, सही है ना। ये इन्फॉर्मेशन कैरी होती है इन्हीं की जगह पर, जीन्स और क्रोमोसोम के फॉर्म के अंदर। तो हमें पता है कि जाहिर सी बात है क्रोमोसोम ही जा रहे होते हैं, तो इसका मतलब है जो जीन्स होते हैं वो भी कौन लेके जाते हैं? क्रोमोसोम ही लेकर जाते हैं। तो यही लिखा हुआ है कि जीन जो है ना वो आप क्रोमोसोम से आउटसाइड कंसीडर नहीं कर सकते। और ये बात बिल्कुल सही है भाई, क्रोमोसोम के इनसाइड ही होते हैं जीन, सही है ना, उसके बाहर नहीं होते। जब म्योसिस हो रहा होता है तो होमोलोगस क्रोमोसोम की सेपरेशन होती है, और वो क्रोमोसोम्स वगैरह देखे भी जा सकते हैं। एंड इट टेक प्लेस इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द सिक्रेशन ऑफ जीन पेयर। और ये होता भी इसीलिए ताकि जो जीन पेयर है वो भी अलग अलग हो जाए। ये जो लफ्ज है ना, ये क्या होमोलोगस पेयर का, ये सेपरेशन ऑफ होमोलोगस पेयर, ये मैं आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुका हूँ जब मैंने टॉपिक शुरू का जो टॉपिक पढ़ाया था ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ तो ये सिस्टर क्रोमेटिड और ये क्या नाम है यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम। यहाँ पर मैंने बताया था होमोलोगस क्रोमोसोम वो होते हैं जो वो दो क्रोमोसोम कहलाते हैं। तो यहाँ पे ये क्रोमोसोम हो गया और ये दूसरा क्रोमोसोम हो गया। तो ये वाला और ये वाला एक दूसरे के क्या होंगे? होमोलोगस होंगे। होमोलोगस का मतलब क्या होता है कि भाई सेम जगह पर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है इसमें, वो यहाँ भी मौजूद है। फिर यहाँ जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है वो यहाँ भी मौजूद है। तो सेम जगह पर सेम इन्फॉर्मेशन होती है। अब होता क्या है, जब आपके पास मियोसिस में गैमेट बनता है ना, गैमेट बन रहा होता है, तो गैमेट में फॉर एग्जांपल इस तरह के 40, ये एक सेल हो गया, ये दूसरा हो गया, इस तरह से 44 और होंगे। तो टोटल मिलाकर कितने हो जाएंगे? 46 हो जाएंगे। अब ये जो दो होमोलोगस है ना, इन दो होमोलोगस में एक गैमेट के अंदर जाएगा और दूसरा दूसरे गैमेट में जाएगा। इसी तरह जो सेकंड पेयर होगा उसमें भी एक इस वाले के अंदर आएगा और एक इस वाले के अंदर आएगा। कहने का मतलब ये कि 46 टोटल होंगे। वो 46 में 23 पेयर जो ना वो होमोलोगस के होंगे। पेयर बना लो तो 23 बन जाएंगे। उस 23 में हर एक जो ना वो एक गैमेट के अंदर जाएगा और हर एक जो ना वो दूसरे गैमेट के अंदर जाएगा, सही है ना। क्योंकि 23 इस फॉर्म के अंदर होंगे, ये होंगे, ये हो गया एक, इस तरह होंगे 23। तो इसका मतलब 23 के अंदर क्या है? एक ये रहा और एक ये रहा। तो एक गैमेट के अंदर जाएगा और दूसरा दूसरे गैमेट के अंदर जाएगा। तो ये दो कामों के लिए मतलब जरूरी होता है। एक तो ये कि भाई होमोलोगस जो क्रोमोसोम है वो भी अलग अलग गैमेट के अंदर जाएंगे। दूसरा ये कि जो आपके पास जीन्स है ना, जीन्स वो भी अलग अलग सेल के अंदर जाना चाहिए, सही है। तो ये हो गया आपके पास। अब सेकेंडली क्या है? सेकेंडली we know that in the genotype of every individual, one member of each pair of genes is contributed by one parent and other by the other parent। और ये बात भी बिल्कुल सही है। अब देखें, ये तो मैं खैर चैप्टर नंबर 8 के अंदर दोबारा ही पढ़ाऊंगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि भाई कैपिटल टी और कैपिटल टी मल्टीप्लाई करवाते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी से, सही है ना, या स्मॉल टी और स्मॉल टी से करवा देते हैं। अब जब ये आपस में बनेंगे, इनसे जो पहला ऑफस्प्रिंग बनेगा
तो एक जो आपके पास जीन है वो यहाँ से आएगा और एक जीन है ना वो यहाँ से आएगा। तो यही कह रहे देखें। सेकेंडली जो जीनोटाइप है, जीनोटाइप का मतलब क्या होता है, जीन्स जो होते हैं हर इंडिविजुअल का, उसमें एक मेंबर जो है ना वो एक पेयर ऑफ जो जीन है वो एक पेरेंट से आता है, या कैपिटल टी जो है ना इससे आया, और जो दूसरा वाला है वो दूसरे पेरेंट से आता है, जो स्मॉल टी है वो इससे आया। समझ लो ये एक पेरेंट है, ये दूसरा पेरेंट है, तो दोनों पेरेंट से एक एक जो है जीन आएगा, सही है ना। और यही काम जो है ना क्या होता है क्रोमोसोम के अंदर भी होता है। दिस एग्जैक्टली हैपन इन क्रोमोसोम which are in pair in zygote, and each of the two pairs contribute one pair of the gene। अच्छा, यही काम जो है ना आपके पास क्या होता है जाइगोट के अंदर भी होता है। किस तरह? जाइगोट के अंदर फॉर एग्जांपल एक जर्म सेल है, एक ये समझ लो ये मेल है और यहाँ पर ये फीमेल है, सही है ना। अब ये जर्म सेल यहाँ पर भी होते हैं जिससे बाद में जाके जाना स्पर्म बनेगा, और यहाँ पर भी जर्म सेल होते हैं जिसमें जाके जाके ओवम बनेगा। ये जर्म सेल 46 नंबर के होते हैं, ये भी 46 नंबर के क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब ये 46 के 46 नहीं जाते, बल्कि इसमें से 23 आते हैं। कितने आते हैं? 23 मतलब हाफ इसमें से आ गए, और 23 मतलब हाफ इसमें से आ गए। इसको हम कहते हैं एग, इसको हम कहते हैं स्पर्म। जब ये दोनों आपस में फ्यूज्ड होंगे तो आपके पास एक जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट। उस जाइगोट के अंदर 46 नंबर आ जाएंगे, हाफ यहाँ से आ जाएंगे, हाफ यहाँ आ जाएंगे। तो ये जो अभी इंडिविजुअल बनेगा ना, इसके अंदर जो 46 नंबर आए हैं, इसमें से हाफ इसमें से आए हैं और हाफ इसमें से आए हैं। यही बात जीन में भी होती है कि भाई कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो हाफ इसमें से आएगा और हाफ इसमें से आएगा, तभी दोनों आपस में मिलेंगे और आपके पास एक तो जैसे जीन के अंदर हाफ हाफ आते हैं ना, वैसे जीन के क्रोमोसोम के अंदर भी हाफ हाफ आ रहे होते हैं। एक पेरेंट से हाफ आते हैं, दूसरे पेरेंट से हाफ आ रहे होते हैं, सही है। As the two chromosome of pair are homologous, so are the two alleles located on homologous loci। जिस तरह जो है ना आपके पास अभी हमने बात की कि दो क्रोमोसोम जो है ना वो होमोलोगस होते हैं, और इसी तरह जो जीन होते हैं ना वो भी होमोलोगस ही होते हैं, वो भी सेम होते हैं, उनके अंदर भी सेम इन्फॉर्मेशन होती है। ये पहले क्लास में आपको क्लियर कर चुका हूँ। लेकिन यानी कि each gamete, sperm or ovum as a result of meiosis contain only one member of each pair of allelic genes। Each egg and sperm contains only one pair of pair of genes। It is the basis of all breeding experiment and purity of gametes। All this can be explained if genes are assumed to be contained in the chromosome। और ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाते हैं? oogenesis और spermatogenesis कहलाते हैं। अलील इसको कहते हैं, अलील कहते हैं इसी को। ये एक अलील है, ये दूसरा अलील है, या ये एक मेंबर है और ये दूसरा मेंबर है, सही है ना। तो यही काम है कि अच्छा ये जो आपके पास एग बनता है इसको हम कहते हैं oogenesis। सॉरी, ये जो ओवम बनता है या जो एग बन रहा है ओवम, या फिर जो एग्स को कहते हैं oogenesis। ये जो है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है? हाफ यहाँ से आते हैं और हाफ जो है ना वो यहाँ से आते हैं, सही है ना, और ये दोनों आपस में जाके जाइगोट बना लेते हैं। तो ये एक थ्योरी है क्रोमोसोम के कैरियर ऑफ जीन होते हैं, जीन को कैरी करते हैं। आई होप समझ में आई होगी। अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। अब हेरिडिटी के बारे में बताएंगे। यहाँ 4 पॉइंट आपको नजर आएंगे। लेकिन पॉसिबल है कि आप में से ज्यादातर स्टूडेंट को ना ये समझ में नहीं आए। उसकी वजह ये है क्योंकि चैप्टर नंबर 8 के अंदर हमारे पास टॉपिक है मेंडल का। और मेंडल तो ऐसे आप लोग पहले भी पढ़ के आ चुके हैं 9 के अंदर। तो वही टॉपिक है, पहले जो ना हमने वो पढ़ेंगे जब आप लोग ना, तब जाके ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। लेकिन अभी जो ना मैं थोड़ी बहुत कोशिश करूंगा आप सब लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि टॉपिक आया हुआ है, रास्ते में ही है, बीच में ही आया हुआ है, तो वी विल ट्राई कि हम इसको जो है कंटिन्यू करें और हमें ये समझ में आ जाए। मैं पूरी कोशिश करूंगा मैं आप लोगों को ये समझा भी दूं। लेकिन अगर आप लोगों को फिर भी अच्छी तरीके से समझना है, नहीं नहीं अलग अलग है, नहीं नहीं अलग चीज है भाई, दोनों बहुत अलग है। वो अलग चीज है, हेरिडिटी अलग चीज है, और वो अलग चीज है। इसमें कह रहे हैं भाई क्रोमोसोम जो है ना वो जीन को लेके जाते हैं, बस यही है। और इसमें कह रहे हैं कि हाँ जो क्रोमोसोम जीन को लेके जा रहे हैं ना वो हेरिडिटी का भी काम करते हैं। हेरिडिटी कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं।
सही है। एक में कह रहे हैं कि उसके ऊपर जीन होते हैं और हमें ये पता है कि जीन जो है ना वो इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा होता है। अच्छा अच्छा देखें, मैं आपको ये जो क्या नाम है अपना मेंडल की जो लॉ है ना, तो अगर आपको मैं दिखा सकूं तो ये यहाँ पर आपको मिलेंगे। देखें हम आएंगे चैप्टर नंबर 8। ये देखिए ये मेंडल है, ये मेंडल आपको नजर आ रहा है, ये है वेरिएशन इन जीन, चैप्टर नंबर 8 है, सही है ना। और ये हमें मेंडल नजर आ रहे हैं, ये हमारे मेंडल है, सही है ना। ये मेंडल अब यहाँ पर ये आप लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं सारा का सारा। ये मेंडल ने यहाँ एक्सपेरिमेंट किया था, ये उसका स्टडी का मेथड था कि किस तरह स्टडी किया था। ये इसके लॉ थे, सही है ना। अभी और भी लॉ आएंगे आगे। ये 7 उसके जो है ना करेक्टर थे, जिस 7 करेक्टर के ऊपर इसने जाके स्टडी किया किया था, सही है ना। ये उसका पहला लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसमें ये कहते हैं कि भाई जो दो गैमेट बनते हैं, ये देखें अगर आप पढ़ना चाहें तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये रहे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 फैक्टर्स होते हैं एक ट्रेट के लिए। और ये देखें, ये फॉर एग्जाम्पल ये देखें, इस तरह ये है आपके पास लोग, ये देखें येलो सीड है। अब येलो सीड को कंट्रोल करने के लिए 2 फैक्टर मौजूद हैं, लेकिन जब गैमेट बनता है ना तो ये एक अलग हो जाता है और ये दूसरा अलग हो जाता है, तो एक दूसरे से अलग होते हैं, इसको हम कहते हैं सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अलग अलग हो जाते हैं। इसी तरह ये ग्रीन है, इसमें ये 2 है, और जब ये गैमेट बना रहे हैं तो ये अलग हो जाता है और ये अलग हो जाता है, सही है। तो ये हो गया लॉ, पहले लॉ हो गया मेंडल का। दूसरा लॉ ये है इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड्स। अच्छा सॉरी, ये तो इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड, इसका जो लॉ है वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें ये क्या कहते हैं कि जो एक पेयर ऑफ जीन के जो मेंबर है ना, वो एक दूसरे से अलग होते हैं इंडिपेंडेंटली। इसमें अगर आप ये देखो, ये कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर है, यहाँ स्मॉल वाई स्मॉल आर है। पहला गैमेट जो बन रहा है वो यहाँ से कैपिटल वाई आ गया, यहाँ से कैपिटल आर आ गया, यहाँ से स्मॉल वाई आ गया, यहाँ स्मॉल आर आ गया। लेकिन ये जो आपके पास ऑर्गेनिज्म बन रहा है ना, इससे फिर ये इसके साथ भी मिल रहा है, ये रहा कैपिटल वाई कैपिटल आर, फिर ये इसके साथ भी मिल रहा है कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर ये भी हो रहा है कि ये वाला इसके साथ मिल रहा है, तो ये हो गया स्मॉल वाई कैपिटल आर, और फिर ये भी हो रहा है कि ये वाला इसके साथ मिल रहा है, तो ये हो गया स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो ये जो एक है ना, ये इसके साथ भी मिल सकता है, ये इसके साथ भी मिल सकता है, ये डिपेंड नहीं करता दूसरे के ऊपर, ये इंडिपेंडेंटली है ना अटैच हो रहा होता है, तो ये एक अलग लो है, सही है ना। तो ये थोड़े से लो है, अगर आप दोबारा पढ़ना चाहो तो उसको रीड कर लेना, तो आपको आसानी हो जाएगी। अभी मैं आपको यही पढ़ा रहा हूँ, यही लो जो है ना यहाँ पर हमारे पास काम आएंगे। ये जो 4 पॉइंट है, इन 4 पॉइंट के अंदर इसको कंपेयर करके बताया हुआ है। सही है ना। तो ये जो 4 लो है ना, उसी को कंपेयर करके बताया हुआ है यहाँ पर। और ये जो 4 लो है हमारे पास, सॉरी 4 लो बोल रहा हूँ, ये जो हमारे पास 3 लो है, उसी को यहाँ पर कंपेयर करेंगे हम, तो आप लोगों को तब जाके इसी तरीके से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर यहाँ पर जो आपके पास एक साइंटिस्ट का नाम है, इनका नाम है वाल्टर सुटन, सही है ना। ये हमारे पास वाल्टर सुटन है। एक चीज याद रखना, इनकी थ्योरी जो है ना वो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। क्या नाम है कि भाई क्रोमोसोम जो है ना वो हेरिडिटी का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम यही करते हैं, सही है ना। क्रोमोसोम जो होते हैं बेसिकली, वो समझ लो कि ये जो क्रोमोसोम है ये व्हीकल का काम करते हैं। व्हीकल का मतलब क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी लेके जाते हैं। मतलब पेरेंट्स के अंदर एक इन्फॉर्मेशन मौजूद है, जगह मिल जाए, हाँ, पेरेंट्स के अंदर एक इन्फॉर्मेशन मौजूद है, इसको उठा के बच्चों के अंदर लेके जानी है, तो ये काम किसका, ये काम कौन करेगा, तो ये काम ये क्रोमोसोम करेंगे, तो व्हीकल का काम करते हैं। तो ये आपके पास साइंटिस्ट है वॉल्टर सटन, इसकी थ्योरी है थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। याद रखना ये क्रोमोसोम के ऊपर स्टडी कर रहा था। जो मेंडल की स्टडी है ना वो जीन्स के ऊपर है। जीन जो है ना वो क्रोमोसोम के ऊपर ही मौजूद होते हैं। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि जो वॉल्टर सटन है ये क्रोमोसोम के ऊपर स्टडी कर रहा है, जबकि जो मेंडल्स हैं उसने जो स्टडी की थी वो किसके ऊपर की थी, उसने स्टडी की थी जीन्स के ऊपर। अभी हमें पता है कि जीन जो है ना वो क्रोमोसोम के ऊपर ही मौजूद होते हैं, तो दोनों बातें जो है ना वो सेम होनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं आपको कहूँ कि भाई आप एक गाड़ी के अंदर मौजूद है, आप एक गाड़ी के अंदर मौजूद है, आपके पास एक गाड़ी है, आप उस गाड़ी में मौजूद है। अब आपने बताना है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जहां जहां वो गाड़ी जाएगी ना, जैसे जैसे वो गाड़ी जाएगी आप भी वैसे वैसे जाएंगे, क्योंकि आप उस गाड़ी के अंदर मौजूद है। सेम काम यहाँ पर है। मैं कह रहा हूँ कि भाई क्रोमोसोम ऐसे जा रहे हैं या फिर यूं जा रहे हैं, फिर इस तरह जा रहे हैं, फिर उधर जा रहे हैं, फिर इधर जा रहे हैं, तो वैसे ही है ना, जीन भी वैसे वैसे ही जाने चाहिए ना। तो यही थ्योरी जो है ना अलग अलग है। इसने थ्योरी जो दी थी वो क्रोमोसोम के बारे में दी थी,
मेंडल ने जो थ्योरी दी थी वो जीन के बारे में दी थी, लेकिन दोनों थ्योरी के अंदर सेम सेम चीज है। अभी हम ये पढ़ेंगे 4 पॉइंट जो ना वो सेम है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आपको मैं अभी बता देता हूँ। अब हम शुरू करते हैं। तो देखें, रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स, याद रखना क्रोमोसोम की बात कर रहा हूँ, द इनिशियल यूनियन ऑफ ओनली 2 cells, egg and sperm. If Mendel's model is correct, then these 2 gametes must make equal hereditary contribution. Sperm, however, contain little cytoplasm, therefore the hereditary material must reside within the nucleus of the gametes. सही है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है। मैं स्क्रीन जरा शेयर कर दूँ दूसरे भी आप लोगों के साथ। अब नजर आ रहा है आप लोगों को? हाँ, सही है। तभी हम पहला पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले पॉइंट में ये कह रहा है कि आपके पास जब जाइगोट बनता है, क्या बनता है? जाइगोट बन रहा होता है, 2n नंबर का जाइगोट बन रहा होता है। तो आधी इंफॉर्मेशन जो है ना वो स्पर्म से आती है, आधी इंफॉर्मेशन जो है ना वो ओवम से आती है, और हमें ये पता है ये दोनों मिलते हैं। तो ये कह रहे हैं अगर मेंडल अगर सही है ना, अगर मेंडल सही बात कर रहा है, अगर मेंडल की बात सही है, जैसे मेंडल ने कहा था कि भाई कैपिटल टी है, स्मॉल टी और स्मॉल टी है, तो जब नया वो ऑर्गेनिज्म बनेगा तो एक कैपिटल टी यहाँ से आएगा, आधी इंफॉर्मेशन यहाँ से आएगी, आधी इंफॉर्मेशन यहाँ से आएगी, तो हाफ हाफ इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। तो ये कह रहा है कि अगर ये जो एक्सपेरिमेंट है मेंडल का अगर ये सही है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही होना चाहिए, आधी इंफॉर्मेशन स्पर्म से आनी चाहिए, आधी इंफॉर्मेशन ओवम से आनी चाहिए। अभी हम देखते हैं कि आधी इंफॉर्मेशन स्पर्म से आती है या नहीं आती। देखें, ये आपके पास है ओवम। अच्छा, स्पर्म का मतलब है कि क्रोमोसोम से आनी चाहिए, आधी इंफॉर्मेशन वो क्रोमोसोम यहाँ से लेकर आने चाहिए क्रोमोसोम को, और आधी इंफॉर्मेशन क्रोमोसोम को यहाँ से लेकर आने चाहिए। तो अभी वो देखते हैं, ये ओवम, ये ओवम का न्यूक्लियस, उसके अंदर मौजूद है 23 क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम मौजूद है? 23 क्रोमोसोम मौजूद है। स्पर्म जन्म आपके पास इस शक्ल का होता है। रुक जाए जरा, इसको मैं दोबारा बना दूं। सही है, इस तरह से होता है। ये आ गया आपके पास स्पर्म, और ये है ओवम। सही है। हमें पता है कि भाई स्पर्म मूव करके जाता है, मूव करके जाता है ओवम के पास। तो स्पर्म को मूव करने के लिए कोई ना कोई चीज चाहिए। तो वो कोई ना कोई चीज क्या है? वो ये जो पीछे मैंने येलो बनाया ना, ये इस तरह बनाया हुआ ये है, यहाँ पर मौजूद होता है। समझ ले, ये पूरे पूरे यहाँ पर ये पूरे का पूरे इस तरह मौजूद होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो सेल है ना बाकी, इसके अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट ईयर के अंदर आ चुके हैं, पढ़कर आ चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है एटीपी प्रोडक्शन। क्या होता है? एटीपी। और एटीपी क्या करेगा? ये जो टेल है ना, टेल, इसको मूव करवाएगा, जिससे ये स्पर्म आगे की तरफ जाएगा और ये इसके अंदर आ जाएगा। तो देखना, ये जो इसका सिर्फ ये बाहर वाला पार्ट है ना, ये पूरा का पूरा बॉडी के अंदर नहीं आता, फीमेल बॉडी के अंदर, फीमेल ओवम के अंदर। सिर्फ ये आगे का जो पार्ट है ना, जिस ये जो न्यूक्लियस है, सिर्फ और सिर्फ जो ये न्यूक्लियस है यही अंदर जाएगा। तो ये न्यूक्लियस समझ लो, जब अंदर यहाँ पर आएगा, पहले ये यहाँ पहुंचेगा इस तरह से, फिर ये इसको इंसर्ट करके अंदर आ जाएगा यहाँ पर। तो इस न्यूक्लियस के अंदर 23 क्रोमोसोम मौजूद है, और 23 क्रोमोसोम है ना वो यहाँ इस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। तो ये 23 और ये 23 कितना हो जाएंगे? 46। तो आधी इंफॉर्मेशन जो है ना वो ओवम से आई, आधी इंफॉर्मेशन जो है स्पर्म से आई। तो मेंडल की जो बात थी वो सही हो गई। सही है, ये हो गया पहला काम। सही है। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट के ऊपर। सही, ये हो गया पहला पॉइंट। अब आ जाए दूसरे पॉइंट के ऊपर। क्रोमोसोम सेग्रीगेट ड्यूरिंग मियोसिस इन अ मैनर सिमिलर टू डेट एग्जिबिटेड बाय द मेंडल एलिमेंट ऑफ मेंडल्स मॉडल। बिल्कुल, अभी जो मैंने आपको बताया वही चीज है। मेंडल ने कहा था कि भाई कैपिटल टी, स्मॉल टी। मेंडल ये कह रहा है, अच्छा नजर नहीं आ रहा आप लोग, एक मिनट जस्ट सेकेंड, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, अब नजर आएगा। सही है। तो मेंडल ने कहा कि भाई ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी जब गैमेट बनेंगे, क्या बनेंगे? गैमेट। तो यहाँ से एक कैपिटल टी एक गैमेट बनाएगा, ये जो कैपिटल टी है दूसरे गैमेट में आएगा, स्मॉल टी एक गैमेट में आएगा, और ये जो दूसरा स्मॉल टी है दूसरा गैमेट बनाएगा। फिर जब इन दोनों को आपस में मिलाओगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। सही है। तो ये मेंडल ने कहा था कि जब आपके पास गैमेट फॉर्मेशन होती है ना, तो ये दूसरा, ये जो दो है आपके पास एक दूसरे से अलग अलग होंगे।
ये आपको नजर आ रही है अलग हो गया, और ये जो आपके पास नजर आ रहा है ये अलग हो गया, सही है ना। इसी तरह ये जो आपको नजर आ रहा है ये अलग हो गया, और ये आपको नजर आ रहा है ये अलग हो गया, सही है। और ये दोनों आपस में मिले तो आपके पास ये नजर आ रहे हैं। सेम काम होता है आपके पास क्रोमोसोम के अंदर। आपको पता है कि भाई 46 नंबर के क्रोमोसोम होते हैं गैमेट के अंदर, लेकिन सॉरी एक जर्म सेल के अंदर। लेकिन जब आपके पास स्पर्म या ओवम बनता है ना, तो ये 46 के 46 नहीं आते, बल्कि 23 एक स्पर्म के अंदर चले जाते हैं और 23 दूसरे स्पर्म के अंदर चले जाते हैं, सही है। अगर आप चाहो तो इसकी तस्वीर मैं आपको दिखा भी दूं यहाँ पर। ये है चैप्टर नंबर 4 के एंड में यहाँ पर, और चैप्टर नंबर 4 ये रहा, ये रहे, ये है गेमेटोजेनेसिस। और मतलब गेमेटोजेनेसिस का मतलब क्या है कि इसके अंदर दो चीजें मौजूद हैं, एक है स्पर्मेटोजेनेसिस, एक है oogenesis। तो आपको यहाँ नजर आएगा ये है एक 46 नंबर का सेल, पहला वाला। सेम यहाँ पर ये है 46 नंबर का सेल, सही है ना। जब म्योसिस हो रही है तो चार सेल बन रही है, चार सेल बन रहे हैं। इस ये देखो, ये स्पर्म नजर आ रहा है आपको, ये वाला जो है ना ये स्पर्म है। तो ये 23 नंबर का, ये 23 नंबर का, ये 23 नंबर का, ये 23 नंबर का, ये चार स्पर्म बन गए। सेम काम यहाँ पर है, 23 नंबर का एक ये बन गया, और ये बाकी भी 23 नंबर, लेकिन ये काम नहीं करते, बता दूंगा क्यों नहीं करते, सिर्फ एक ही काम करता है ओवम। तो ये चार बन गए और ये बन गए। तो क्रोमोसोम के जो नंबर है ना वो हाफ यहाँ जा रहे हैं, हाफ हाफ हाफ, सबके अंदर हाफ हाफ जा रहे हैं। सेम काम जो है ना वहां पर उसमें हो रहा है, किसमें, मेंडल्स के ट्रेड के अंदर, कि हाफ हाफ जा रहे हैं। देखें, हाफ यहाँ आ गया, हाफ यहाँ आ गया, हाफ यहाँ आ गया, हाफ यहाँ पर आ गया, सही है। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। तीसरे पॉइंट पर आ जाओ। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि गैमेट्स हैव वन कॉपी ऑफ ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, डिप्लॉयड इंडिविजुअल हैव टू कॉपीज। इन मेंडल्स मॉडल गैमेट्स हैव वन कॉपी ऑफ ईच एलिमेंट, डिप्लॉयड इंडिविजुअल हैव टू कॉपीज। वही चीज दोबारा रिपीट हो रही है कि भाई जो मेंडल ने कहा था, फॉर एग्जाम्पल देखो गैमेट के अंदर अगर हम गौर करें तो गैमेट के अंदर हमें एक ही कॉपी नजर आ रही है, कैपिटल टी नजर आ रहे हैं। सेम यहाँ ये वाला गैमेट है, इसके अंदर भी कैपिटल टी नजर आ रहे हैं। लेकिन जो आपके पास डिप्लॉयड सेल है, जो आपके पास 2n नंबर वाला जो नॉर्मल सेल है, उसके अंदर दोनों नजर आ रहे हैं आपको, कैपिटल टी भी नजर आ रहे हैं। सेम यहाँ पर देखो, स्पर्म के अंदर जो है 23 नंबर मौजूद है, इसके अंदर भी 23 नंबर मौजूद है, सही है, हाफ हाफ नंबर है। लेकिन अगर आप जो डिप्लॉयड सेल है, जो जर्म सेल, उसके अंदर आप देखोगे तो आपको 2n नंबर नजर आएंगे, यानी कि 46 नजर आएंगे, सही है। चौथा पॉइंट, ड्यूरिंग म्योसिस each pair of homologous chromosome orients on the metaphase plate independent of any other pair. Thus, independent assortment of chromosome is a process suggestive of the independent assortment exploited by Mendel. मैंने अभी आपको बताया कि मेंडल के अंदर मेंडल एक लॉ है, जो मतलब फॉर एग्जांपल मेंडल का ये वाला है कि कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, सही है। फिर कैपिटल वाई सॉरी स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये सब मैं जो है ना चैप्टर नंबर 8 के अंदर दोबारा पढ़ाऊंगा, सही है ना। अब यहाँ से गैमेट बनेगा तो कैपिटल वाई यहाँ से आ जाएगा और कैपिटल आर यहाँ से आ गया, यहाँ से स्मॉल वाई आ जाएगा, यहाँ से स्मॉल आर आ जाएगा, दोनों आपस में मिलेंगे तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये बन के दोनों की कॉम्बिनेशन प्लस कर दिया मैंने। अब ये जो आपके पास नजर आ रहा है ना, इसके अंदर आपको चार अलील नजर आ रहे हैं। कितने अलील नजर आ रहे हैं? चार। एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया। अब ये चारों जो है ना, अच्छा अगर ये दो देखे जाए तो ये दोनों एक चीज है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये दोनों जो है ना एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, सही है ना। ये अलग से जाएगा इसके साथ मिलेगा, और ये अलग से जाएगा इसके साथ मिलेगा। इसी तरह ये जो आपको नजर आ रहा है ये अलग से जाके इसके साथ मिलेगा, और ये अलग से इसके साथ भी जाके मिलेगा। तो अगर मैं बनाऊं तो देखो, कैपिटल वाई कैपिटल आर ये एक मिला, फिर ये कैपिटल वाई जाके ना स्मॉल आर के साथ भी मिलेगा इंडिपेंडेंटली। इसी तरह स्मॉल वाई जाके कैपिटल आर के साथ भी मिलेगा, और स्मॉल वाई जाके स्मॉल आर के साथ भी मिलेगा। तो ये आपको अलग अलग किस्म के गैमेट नजर आ रहे हैं, यू कैन सी देम, सही है ना। ये अलग अलग नजर आ रहा है, ये कैपिटल वाई इधर भी मिल रहा है और इधर भी मिल रहा है, इधर ये स्मॉल वाई इधर भी मिल रहा है और इधर भी मिल रहा है, समझ में आ गया। इसी तरह ये है ना इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के, इंडिपेंडेंट, तो ये कहलाता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या कहलाता है ये? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ASSORTMENT असॉर्टमेंट, सही है ना। अब अगर हम बात करें क्रोमोसोम के बारे में, तो क्रोमोसोम में क्या कहा था? क्रोमोसोम में आपको पता है होता है एक फेज जिसको हम कहते हैं मेटाफेज। क्या कहते हैं इसको हम? मेटाफेज। देखें, उससे पहले होता है आपके पास एक क्रोमोसोम है, ये इंटरफेस से किससे गुजरेगा? इंटरफेस से गुजरेगा।
ये क्रोमोसोम अपनी कॉपी बनाएगा, तो ये ओरिजिनल क्रोमोसोम आ गया और ये इसकी कॉपी आ गई। सही है। ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पूरा का पूरा वो है, मेंडल का लॉ है। मेंडल के लॉ का नाम है मेंडल इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये इंडिपेंडेंटली है ना एक दूसरे को असॉर्ट कर रहे होते हैं। सही है ना। ये इधर भी आ जाता है, ये इधर भी आ जाता है, तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। इसी तरह ये आपके पास एक और वो क्या नाम है, क्रोमोसोम है, और कॉपी बनाने के बाद ये भी इस तरह से नजर आएगा। तो याद रखना ये जो रेड है ना, रेड ये कॉपी है, और ये जो ब्लैक से बना है दिस इज ओरिजिनल, दिस इज ओरिजिनल। इस तरह से 23 बनेंगे। अब मेटाफेज में क्या होता है, आपके पास मेटाफेज होता यूं है कुछ के, ये मेटाफेज का सेल आ गया, ये और मैं चैप्टर नंबर 7 के अंदर पढ़ा दूंगा फिर। अब ये जो क्रोमोसोम है ना, ये इस लाइन के ऊपर खुद को अलाइन करेंगे। क्या करेंगे, अलाइन करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से खुद को अलाइन करेंगे। समझ ले, इसकी कॉपी ऊपर चली गई, इसकी कॉपी नीचे आ गई, इसका ओरिजिनल नीचे आ गया, और इसका ओरिजिनल ऊपर की तरफ चला गया। तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई कॉपी है ना सारे के सारे कॉपी ऊपर ही आए और सारे के सारे जो आपके पास ओरिजिनल है वो नीचे आए। नहीं भाई, कभी कॉपी ऊपर जाएगी, जैसे यहाँ पर कॉपी ऊपर जाएगी, और यहाँ जाना कॉपी नीचे आएगी। यहाँ ओरिजिनल नीचे आएगा और यहाँ पर जाना ओरिजिनल ऊपर जाएगा। इसी तरह जाना ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। तो सेम काम यहाँ पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है मेंडल के जीन के अंदर, और सेम काम यहाँ क्रोमोसोम के अंदर हो रहा है। तो ये 4 पॉइंट है जो कि आपको समझने थे, और ये चारों के चारों पॉइंट मैंने आपको समझा दिए कि मेंडल का जो आपके पास लो है, मेंडल वाला जो लो है, और इसी तरह जो आपके पास ये जो क्रोमोसोम का लो है जो कि आपके पास वाल्टर सटन ने दिया था, ये दोनों तकरीबन सेम सेम है। सही है। नेक्स्ट आपके पास आता है डीएनए, एविडेंस ऑफ डीएनए एज अ हेरिडिटी मटेरियल। मैं आज नहीं पढ़ा रही, मैं कल पढ़ा दूंगा। ये बहुत ही अच्छे, अब सारे के सारे एक्सपेरिमेंट शुरू हो रहे हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट है। सही है ना। ये फिर एक और एक्सपेरिमेंट आ गया हर्शी एंड चेज वाला, ये दूसरा एक्सपेरिमेंट आ गया। फिर ये तो सिंपल लॉ है, ये बता दूंगा मैं आप लोगों को। ये वाटसन एंड क्रिक वाला भी सिंपल है। फिर यहाँ पर ये एक और एक्सपेरिमेंट आ गया तीसरा। फिर ये एक और एक्सपेरिमेंट आ गया बिडर एंड टेटम वाला चौथा। ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट है, देखें ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट है। सही है। फिर ये आ जाएगा सेल यूज आरएनए टू मेक प्रोटीन। कल इसका आगे का टॉपिक, इसमें से किसी को कोई